जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड अच्छे से गुजर रहा होगा। तो चलें जी, पहले ज़रा हम ओवरव्यू कर लेते हैं इंडेक्स का। इंडेक्स हमें क्या कहता है और आईएमएफ के लिहाज से जो न्यूज़ चल रही हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही हमें आईएमएफ की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो परल देखें जी, इंडेक्स आपका जो है ये महीना भी मोस्टली जो चांसेस हैं वो साइडवे रहने वाला है, रेंज बाउंड रहने वाला है और इसी जोन के अंदर मूव करने वाला है। जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक जो है चांसेस कम है ऊपर जाने के। अब देखें जी, इंडेक्स जो है अभी करंटली मूव कर रहा है 1,12,085 के राउंड अबाउट। उसे ब्रेक करता है तो नीचे सपोर्ट हमारे पास है 1,11,500 के राउंड अबाउट है। और अगर इसे भी ब्रेक कर गया तो फिर सीधा साधा दोबारा वही पुराना लेवल आ जाएगा जहां से इंडेक्स चला था 1,10,000 के राउंड अबाउट। और 1,10,000 को रिटेन करना इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 1,10,000 ब्रेक होता है तो देन 1,08,500 और 1,08,500 के बाद 1,05,600 और देन उसके बाद 1,02,500 की तरफ भी जा सकता है। ये देखिए, मैं सिर्फ आपको अपना एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है। अब देखिए इंडेक्स के अंदर आजकल आपको वॉल्यूम कम नज़र आ रहा है और अभी देखें ये वीक पूरा होगा नहीं अगला हमारा, उसके बाद फौरी से हमारा रोल ओवर का वीक आ जाएगा, फ्यूचर की सेटलमेंट्स होंगी तो इंडेक्स दोबारा आपका थोड़ा जो है वो नीचे आ जाएगा, दोबारा साइडवे चला जाएगा। और करंटली इंडेक्स का सिनेरियो यही चल रहा है। टेक्निकली अगर देखें तो इंडेक्स आपका मुकम्मल तौर पे एक रेंज बाउंड रहेगा और अगर हमें एक आइडियल ब्रेकआउट चाहिए ना तो वो हमें 1,13,500 के राउंड अबाउट मिलेगा। यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ से क्लोजिंग मिलती है, चलें इसे मैं ग्रीन सिग्नल करार देता हूँ कि यहाँ से अगर ये क्रॉस करेगा तो देन जाके इंडेक्स आपका बुलिश हो सकता है। लेकिन स्टिल इंडेक्स आपका डाउन है और अगर डेली की कैंडल देखें तो उस दिन भी इसने पॉइंट्स निकाले हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले हैं। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी कम हो गया था और ये यकीन आप लोगों को बेहतर पता होगा कि जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे वो कंपनी आपकी डाउन जाती जा रही है, तो वो भी एक जो है एक पॉइंट है, इसकी वजह से भी मार्केट आपकी डाउन जाती है। इंडेक्स आपका इसी जोन के अंदर मूव करने वाला है। जब तक हमें 1,13,500 पे ब्रेकआउट नहीं मिलेगा इंडेक्स आपका बुलिश नहीं होने वाला है। तो बहरहाल आइडियल सपोर्ट मेरी तो यही है, 1,10,000 की है। तो बहरहाल मैं इसके बारे में गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा एनालिसिस यही कहता है कि इंडेक्स दोबारा आपका जो है अगले वीक या उससे अगले में आपको इसी सपोर्ट पे आ सकता है और यहीं से रेंज बाउंड आपका मूव करता रहेगा। आइडियल ब्रेकआउट आप लोगों का यही है जी। आगे चलते हैं जी, कुछ शेयर्स हैं जो कि आप लोगों ने बताए हुए थे, उन पे एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखें जी, DH पार्टनर्स लिमिटेड। आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें, आपके पास DHPL के कुछ रिजल्ट्स मौजूद हैं, आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है, आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में आइडिया है, आप इसे बाय करना चाहते हैं या जिसने भी इसे बाय किया है मुझे एक रीज़न बता दें आपने क्यों बाय किया है। अगर आप ये कहते हैं कि एक रीज़न इसका ये है कि ये एंग्रो के पास है, एंग्रो की कंपनी है, उस वजह से आपने बाय की है, तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आपने ज़रा ये नीचे जाके नहीं देखा कि कंपनी का फ्री फ्लोट कितना आ रहा है। कंपनी का फ्री फ्लोट राउंड अबाउट 70% का आ रहा है। 70% शेयर मार्केट के अंदर पड़े हैं और ये तकरीबन अगर आप काउंट कर लें तो आपको बेहतर पता चल जाएगा कि टोटल कितने शेयर्स मार्केट के अंदर पड़े हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं लाजमी आप लोग जेहन में रखा करें। 70% का फ्री फ्लोट है कंपनी का, हमारे पास एक क्वार्टर का रिजल्ट भी नहीं है, अल्लाह जाने किसको किसके साथ मर्ज करके उन्होंने कंपनी बना दी है, DHPL बना दी है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा एक दो क्वार्टर का, हम जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। जिन्होंने बाय किया भी हुआ है या तो वो स्टॉप लॉस लगाएं या तो वो वेट करें कि एक दो क्वार्टर का रिजल्ट आए, उसके बाद हम कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बल ये तकरीबन मेरे ख्याल में इसके शेयर्स होंगे, आप लोग बेशक गिन लीजिएगा। तो बहरहाल 70% इसका फ्री फ्लोट है जी। तो तकरीबन हमारे पास जो है वो 33 करोड़ जो हैं इसके शेयर हैं, आप लोग इसे 33-34 कह लें। तो बल ये देख लें कि 70% फ्री फ्लोट है, कोई अता पता नहीं है किसको किसके साथ जो है इन्होंने मर्ज किया है और अनाउंसमेंट भी मेरे ख्याल में अभी तक कोई नहीं आई। जब तक एक आध बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट नहीं आती, इसका रिजल्ट नहीं आता, तब तक मेरी राय आप लोगों को यही है कि आप लोग इससे दूर रहें। बहरहाल ये आपका देखें डाउन पे डाउन आता जा रहा है, ये देख लें ये कहीं 70 के करीब गया था, 70 से वापस आ रहा है 70 को टच करके, और अब ये देख लें आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पे जा रहा है। तो मेरी अभी भी स्टिल राय ये है कि ये जब तक अपनी एक आध इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हो जाती, उसमें रिजल्ट्स पता नहीं चलते, आप लोगों ने इसके अंदर इतनी जल्दी नहीं करनी इन्वेस्टमेंट के अंदर। SSGC है जी, SSGC अब दोबारा डाउन आ रहा है और अब जो आइडियल सपोर्ट है वो आपकी ये 32 है।
32 पे आप लोग बेशक इसकी बाइंग कर सकते हैं। जिन्होंने एवरेजिंग करनी है वो यहाँ पे इसकी कर सकते हैं। 32 से आप तो हल्का से नीचे भी कर सकते हैं। 31 से 32 के दरमियान आप लोग जो है इसका जोन बना सकते हैं। 31 से 32 के दरमियान आप लोग इसकी बाइंग बना सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस भी मैं आपको इसका बता देता हूँ। जिनके पास पहले की बाइंग है वो इसका स्टॉप लॉस जो है तकरीबन 29 से नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। 29 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखें और आप इसे बेशक जो है 31 से 32 के दरमियान बाई करें। और टीपी आपका दोबारा जो है वो 36 और देन उसके बाद 38 की तरफ जा सकता है। लेकिन स्टिल देखें, अब अच्छे शेयर्स आपके जब गिर रहे हैं तो छोटे शेयर्स को गिरने में कोई मसला नहीं होता, छोटे शेयर्स भी आपके गिर जाते हैं। तो बहरहाल अब अगर मैंने इंटरडेज के अंदर लेनी हुई तो मैं तो एक ट्रेंड लाइन अपनी ड्रा करूंगा, देन उसके अंदर देखूंगा कि भाई मुझे मार्केट के अंदर एंट्री नज़र आ रही है इसके अंदर, तो मैं एंट्री ले लूँगा। तो अगर फ़र्ज़ करें ये यहाँ से रिवर्सल देता है तो मैं यहाँ तक एंट्री लूँगा, जैसे ब्रेकआउट करेगा तो देन मैं यहाँ तक एंट्री लूँगा और देन अगला टारगेट मैं अपना यहाँ पे रखूँगा। तो बल ये मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए बता दिया कि मैं ऐसे काम करता हूँ। बाकी देख लें, ये आहिस्ता आहिस्ता नया से नया लो बनाता जा रहा है। यहाँ पे नया लो बना है, देन ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर गया है, यहाँ पे लो बना है, देन ऊपर गया है, देन नया लो बना है, देन नया लो बना है। यहाँ से यहाँ तक आपको एक ट्रेड मिल सकती है 36 तक मेरे ख्याल में। लेकिन स्टिल स्टॉप लॉस मैंने आपको इसका बता दिया है कहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अब मुझे ये बताएं, ये शेयर आपका कुछ टाइम पहले यहाँ पे 8 साढ़े 8 पे जो है मूव कर रहा था और अब वो शेयर आपका 50 को टच कर चुका है। तो आप क्या कहते हैं कि यार इस शेयर को जो है वो 40-45 पे बाय करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था भाई मेरे। आप मुझे ये बताएं आपने यहाँ पे बाय क्यों नहीं किया? और मैंने तो बिल्कुल यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे ग्रुप वालों से भी बाय करवाया था, अपने मेंबर से भी बाय करवाया था। अभी हमारी इसके अंदर एक ट्रेड चल रही है और वो हमने यहीं पे रखी हुई है इसकी एवरेजिंग के लिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एवरेज करके यहाँ पे हम इसके अंदर से निकल जाएंगे। तो बल स्टिल इसके अंदर रिस्क है। स्टॉप लॉस मैंने आपको इसका बता दिया है, स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो बेहतर होगा। बाकी उस दिन मैंने स्टॉप लॉस का आपको बताया था, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था उन्हें मैंने वीडियो सेंड कर दी थी। जिसको स्टिल समझ नहीं आई वो बेशक रब्ता कर ले। और माजरत यार, आजकल मैंने आपको बताया कि मैं जो है एक फेस कैम का कोर्स रेडी कर रहा हूँ PSX की बेसिक्स पे, कि बेसिक्स PSX के जो हैं वो क्या हैं, तो उस पर मैं इंशाल्लाह कोर्स बना रहा हूँ। मे बी 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, उसमें सारे बेसिक साइकोलॉजी मैं आपको सिखा दूंगा। तो मैं आजकल उस पर वर्किंग कर रहा हूँ और स्टूडियो मैंने अपना मुकम्मल तौर पे रेडी कर रखा है। तो इसलिए 2 दिन हो गए हैं, ये जुमे के बाद जो है मैंने व्हाट्सअप को भी टच भी नहीं किया, कोई मैसेज मैंने नहीं देखे, मैं थोड़ा काम में मसरूफ़ था। लेकिन इंशाल्लाह इतवार का दिन जो है मैंने आप लोगों के लिए ही काम करना है और इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के सारे मैसेज वगैरह सीन करने हैं इकट्ठे, तो वो सारे अब जमा हुए पड़े हैं। तो उसके लिए एडवांस में माजरत यार। मैंने आपको बताया, मैंने शायद यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो भी डाली थी कि मैं कोर्स जो है वो तैयार कर रहा हूँ, बेसिक कोर्स, ताकि जो नए मेम्बर्स आ रहे हैं उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो, उन्हें भी पता चले कि यार PSX है क्या, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो वो चीज़ें जो है वो जो है लाजमी बात है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस पर काम करूँ। एवीएन को देखें जी, मूव कर रहा है 54.39 पे। एवीएन मेरे भाई यहाँ पे बेशक आप 20-30% बाइंग कर सकते हैं और मज़ीद यहाँ पे आप तकरीबन जो है 50 से 51 पे आप इसकी मज़ीद बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे कहते हैं कि यार ये शेयर हमने रखना है, तो मैं तो आपको कहूँगा कि यार ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ये शेयर करंटली आपका शॉर्ट टर्म के लिए 58-60 पे जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप मुझे कहते हैं कि यार ये 70 करेगा कि नहीं, 80 करेगा कि नहीं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल करेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये शेयर आपका 80 कर सकता है, बस होल्ड करने वाली बात है, शेयर को सब्र करने वाली बात है। ये ऐसा शेयर है जो कि बहुत अच्छी मूव देता रहता है। और अगर फ़र्ज़ करें ये शेयर 50 को ब्रेक करके यहाँ भी आ जाए, मैं यहाँ पे भी इसे बाय करना पसंद करूँगा। 46 पे भी, मैं 46 पे भी अगर आएगा मैं शेयर को दोबारा बाय करने की कोशिश करूँगा। मैं इसमें से जो है वो निकलने की कोशिश नहीं करूँगा। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि ये 54 पे भी बाय करूँ, 50 पे भी बाय करूँ। और अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 46 पे आ जाता है, 47 पे आ जाता है, विक लगा जाता है, तो मैं वहाँ पर भी इसे बाय करने की कोशिश करूँगा। दैन जी आपके पास PIA है। अब PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है डेली बेस पे लेट होती जा रही है और कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं लेके आ रहे हैं। बस कह देते हैं कि PI की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, अल्लाह जाने ये किस चक्कर में है, कुछ समझ नहीं आ रही इनकी। रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ लगा देते हैं कि PIA की आखिरी डेट ये है, आखिरी डेट वो है। कभी कहते हैं कि बिड अच्छी नहीं लगी, कभी कहते हैं कि बस ये कुछ मसला आ गया है, कभी कहती है गवर्नमेंट ने मसला कर दिया, कभी किसने मसला कर दिया है, कभी अचानक से बाहर उठ के आ जाता है, कभी बाहर भाग जाता है, कुछ समझ नहीं लग रही इनकी। तो बहरहाल वॉल्यूम तो काफ़ी टाइम से अच्छा पड़ रहा है। ये आखिरी अगर देखें तो आखिरी जो है मेरे ख्याल में ये तकरीबन दिसंबर के बाद अगर देखें, सॉरी जनवरी का पूरा महीना और अभी फरवरी का आधा मंथ, तो ये तकरीबन 1.5 माह हो गया है। 1.5 माह से लगातार ये आपका एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एक्यूमुलेट तो अच्छा हो रहा है, तो ठीक है, मूव लगा जाएगा। 1.5-2 रुपया तो आपको नॉर्मल दे जाएगा। 17.5 करता है,
18.5 करता है या फिर 19 करता है, तो ये इसने एक आध मूव डाल ही जानी है, और ये मूव टेक्निकली डालेगा, और मे भी इसका कोई र्यूमर जल्दी मार्केट के अंदर डाल दें, और पता कोई नहीं चलता इनका, अचानक इसका र्यूमर डालेंगे, अचानक शेयर को पंप करके और ख़ुद डंप करके भाग जाएंगे। तो भले ऐसे ही चल रहा है शेयर के अंदर, और काफ़ी टाइम से ये शेयर आपका स्टक हुआ पड़ा है एक ही प्राइस पे, लेकिन चलेगा ज़रूर। अगर नीचे गिरेगा तो देन मे भी ये शेयर अगर आपको 15 पे मिले, या फिर 12 पे तो नहीं जाने वाला है इतने जल्दी, 15-16 पे भी मिल जाए तो बड़ी बात है, वहाँ पे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। और स्टॉप लॉस आप लोगों ने अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि मुकम्मल तौर पर न्यूज़ के मुताबिक ये शेयर चल रहा है। तो इसलिए जब न्यूज़ पे चल रहा हो तो देन आपको एहतियात के साथ काम करना होगा, क्योंकि न्यूज़ ना तो मेरे कंट्रोल में है ना तो आपके कंट्रोल में है। न्यूज़ जो आपके पावर में बैठे हैं, आपकी स्टेट बैठी है, और आपको जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं, उनके लिए यकीन माने कोई मसला नहीं होता। एक उन्होंने कॉल करनी होगी, एक कॉल करेंगे उन्हें और कहेंगे कि जी चलें जी आप ज़रा जो है ये न्यूज़ लगा दें। एक न्यूज़ उनकी लगानी होगी, वो बेशक फेक भी हो, बाद में माजत कर लेंगे, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। मिलर ट्रैक्टर की कितनी न्यूज़ आई हैं फेक ऐसी, कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। मिलर ट्रैक्टर की फेक न्यूज़ लगाई गई थी, कुछ भी नहीं हुआ, बाद में जो है वो माजत कर लेते हैं। नुकसान किसका होता है, शेयर होल्डर्स का होता है। पर पावर सीमेंट है जी, पावर सीमेंट यार, मैंने सीमेंट सेक्टर के बारे में मेरी एक ही राय है, सीमेंट सेक्टर में चाहे कोई छोटा शेयर हो चाहे कोई बड़ा शेयर हो, मेरी राय सिर्फ एक ही है कि भाई आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होना है। आज नहीं तो कल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा भाई, मेरे कोई मसला नहीं है। 2025 के एंड तक इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आ जाना है, तो फिर लाजमी बात है कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट होगा, और गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद मजबूत होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि मुल्क में जो है वो एक किस्म की स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग चीज़ है कि फैक्ट्स की बेस पे बात करना, स्टेबिलिटी आई भी है कि नहीं, क्या ग्रोथ हुई है, उससे आप छोड़ दें, वो उससे पॉलिटिकल बात आ जाएगी, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल हो रही है, और गवर्नमेंट को सपोर्ट भी काफ़ी तरह से मिल रही है। गवर्नमेंट मेरे ख्याल में कोई हर तरफ से जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रही है। तो बहरहाल ये तुर्की के मेरे हाल में कोई आए हुए थे ऑफिशियल यहाँ पे विज़िट करने, तो वो भी आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी। तो ऐसी जो न्यूज़ हैं वो मुल्क के लिए अच्छी होती हैं ओवरऑल। तो स्टेबिलिटी की तरफ अगर गवर्नमेंट जाएगी तो लाजमी बात है कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा, नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। फ़ायदा किसे होगा, सीमेंट सेक्टर को होगा, स्टील सेक्टर को होगा, केमिकल सेक्टर को होगा, बाकी कोई टाइल्स की अगर कोई कंपनी है उससे भी फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है। सीमेंट सेक्टर आपका परफॉर्म करने वाला शेयर है करंटली। अब देखें जी, हाफ ईयर की ईपीएस लेके आए हैं 0.40 की, पहले क्वार्टर में इनकी ईपीएस थी -0.55, और अभी अचानक जो है इनके एक आध क्वार्टर में रिजल्ट पॉजिटिव आ गए हैं। तो बहरहाल सीमेंट सेक्टर मोस्ट बेनिफिशरी होगा, लेकिन मैंने स्टिल यार इसकी इनकम स्टेटमेंट नहीं देखी। इनकम स्टेटमेंट देखूंगा तो उससे पता चलेगा कि भाई इनकी इनकम कहाँ से आई है। तो बहरहाल करंटली स्टिल इसकी जो है वो 9 की सपोर्ट है, और मैं तो 3 दफ़ा एंट्री ले चुका हूँ यहाँ पे। यकीन माने मैं यहाँ पे भी एंट्री ली थी, यहाँ पे भी ली थी, और भी मैंने उस दिन यहाँ पे भी एंट्री दिलवाई थी। तो मैं तो काफ़ी दफ़ा इसके अंदर ट्रेड ले चुका हूँ इसी बेस पे कि मुझे पता है कि यार इसने ऊपर जाना है। काफ़ी टाइम से कैमुलेट हो रहा था। ये अगर देखें ना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम यहाँ पे कैमुलेट होता है, देन एक बड़ी कैंडल पड़ती है ग्रीन, जहाँ पे देखें कैंडल पड़ी है अच्छी, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा, ऊपर गया है, देन दोबारा यहाँ से कैमुलेट हुआ है, देन बड़ी कैंडल पड़ी, ऊपर गया है। अब अगर 1-2 दिन डाउन अगर आता है तो दोबारा 9 पे आता है। आप बेशक 9 पे बाइंग करें और देन स्टॉप लॉस अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें आप लोग बेशक जो है। मैं तो स्टॉप लॉस आपको तकरीबन 8.70 8.60 का कहूँगा। शॉर्ट टर्म की एंट्री आप लें, टारगेट आप लोग अपना यही पे रख लें 10 पे। आगे चलते हैं जी। देन आपके पास पीएसओ है जी। अब पीएसओ की बात आई है कि पीएसओ कितना गिर सकता है। देखिए जी, पहले मैं ज़रा इस पर थोड़े मज़ीद इंडिकेटर ऐड कर लेता हूँ ताकि हम मज़ीद डिटेल में जो है हम पीएसओ को देख सकें। जी चलें जी, मैंने इसके अंदर ईएमए ऐड कर ली है, मूविंग एवरेजेस, और मैंने ईएमए 20, ईएमए 50, ईएमए 100 और ईएमए 200 ऐड कर ली है। अब इसे अगर देखें गौर से तो जिस तरह से ईएमए 20 ब्रेक हुई है, ईएमए 50 ब्रेक हुई है, और अगर ईएमए 20 यहाँ से दोबारा क्रॉस कर जाता तो बुलिश हो जाता, लेकिन बाई चांस इसने क्रॉस नहीं किया है। रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं आए हैं इसके। अब ये आपका दोबारा नीचे आ रहा है, और दोबारा मेरे ख्याल में 315 से लेकर 320 के दरमियान जो है इसकी एक आइडियल सपोर्ट है, और वहीं पे इसकी ईएमए 100 है, वहाँ पे जाके ये रुक सकता है। उससे पहले तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो लग रहा है कि ये मज़ीद जो है वो पॉइंट्स आपका निकाल सकता है। बल मैं ऐसे जो है 319 कर देता हूँ, तो यहाँ पे जाके एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे रिवर्सल नहीं आता तो देन नेक्स्ट सपोर्ट जो है आपकी जो है वो थोड़ी नीचे आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी तकरीबन 296 295 के दरमियान, और ईएमए 200 जहाँ पे आपकी मूव कर रही है वो आपकी राउंड अबाउट जो है वो 266 के राउंड अबाउट मूव कर रही है।
तो स्टिल अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है स्टॉप लॉस के साथ, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। और अभी डाउन आने की वजह यह है कि इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, हाफ ईयर पे इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, इस वजह से ये थोड़ा डाउन आया। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि मे भी जो है ये हाफ ईयर पे कुछ डिविडेंड दे दें इस दफ़ा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड जो है वो रिज़ल्ट नहीं आए इतने। रिज़ल्ट अच्छे थे लेकिन जो है वो डिविडेंड पर शेयर उन्हें डीपीएस नहीं आया इनका कुछ। अगर डिविडेंड दे देते तो मेरे ख्याल में हालात अलग होते और ये दोबारा जो है 30-40 रुपये ऊपर ऐड कर गया होता अब तक, लेकिन अब जो है ये डाउन आ रहा है, तो इसलिए अभी आपको इसका वेट करना होगा। अभी इसको एक अच्छी पोजीशन बनाने दें। वॉल्यूम यकीनन अच्छा पड़ रहा है, 5-6 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा है, इन्वेस्टर इसे बाय कर रहे हैं। 320-325 के करीब भी मिले आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए, और स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे तो बेहतर होगा। स्टॉप लॉस के बगैर मैं किसी को भी बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहा। जब मैं खुद स्टॉप लॉस के बगैर जो है वो एंट्री नहीं ले रहा, तो मैं आपको क्यों कहूँगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले लें। हाँ, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है 10% यहाँ पे कर ले, 20% यहाँ पे कर ले, 30 यहाँ पे कर ले, 50% रख के बैठ जाए। जब शेयर अपनी बिल्कुल बॉटम पे जाएगा तब बाय कर लूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए रख लें, साल में 1 दफ़ा डिविडेंड देते हैं, 2 दफ़ा देते हैं, आप चुप करके रख लें डिविडेंड। अब देखिए जी, बैंक ऑफ पंजाब ऑलमोस्ट अपनी 10 की सपोर्ट पे है और यहाँ से ऊपर निकल सकता है, लेकिन अब ऊपर ये कैसे जाएगा? ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये जो है कल आपका फ्लक्चुएट तो करेगा। पहले ज़रा देखते हैं ना कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन हो भी सकती है कि नहीं। देखें जी, यहाँ पे रिज़ल्ट आए थे, फ्लक्चुएशन हुई थी, यहाँ पे रिज़ल्ट आए थे, फ्लक्चुएशन हुई थी बैंक ऑफ पंजाब की, और स्पेशली यहाँ पे जब रिज़ल्ट आए थे तभी फ्लक्चुएशन हुई थी। और यहाँ पे देखें, जिस दिन रिज़ल्ट था उस दिन वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे कैंडल पे देखें कितना वॉल्यूम पड़ा था जी, राउंड अबाउट 117 मिलियन का, और अच्छी खासी फ्लक्चुएशंस इसके अंदर हमें देखने को मिली थी। अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना, इसका लो देखें 5.86 और हाई देखें 6.75, तकरीबन 90 पैसे की जो है इसके अंदर जाकर आप देखें तो फ्लक्चुएशंस आई थी। तो ये फ्लक्चुएशन आपको जो है ये कल भी देखने को मिल सकती है। कल से मुराद है सोमवार वाले दिन, क्योंकि इसका जो है डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्टेड ये है कि इसका 1 आध रुपये का डिविडेंड आ सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड न्यूज़ है कि 1 आध रुपये का इसका डिविडेंड आना है। तो बहरहाल उस लिहाज से आप लोगों ने नज़र रखनी है इस पर कि मीटिंग भी है, इसलिए एहतियात के साथ एंट्री लेंगे। और एक और चीज़, अगर ये कल 10 से नीचे क्लोजिंग दे जाता है, रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, तो फिर मेरे ख्याल में जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगाना है उनका स्टॉप लॉस जो है मेरे ख्याल में ये 9.70 के नीचे नीचे कहीं यहाँ पे कहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9.7 पे एक टर्न लाइन है, और 9.7 पे अगर टर्न लाइन को ब्रेक कर गया तो फिर मेरे ख्याल में ये दोबारा जो है 9 की तरफ भी जा सकेगा। तो बल ये सब कुछ कल रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट है। रिजल्ट्स पे आप लोगों ने जो है वो लाजमी देखना है, और अगर देखते हैं कि ये कल यहीं से आप लोग बेशक एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट इसका क्या हो सकता है जी? एक्सपेक्टेड ये है कि 1 से 1.25 का जो है वो डिविडेंड आ सकता है। देखें जी 2.42 की इनकी टोटल ईपीएस हो गई है, और मेरे ख्याल में अगर 80 पैसे तक इनकी ईपीएस आ जाती है तो मुनासिब ईपीएस होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम हो चुका है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर इनकी ईपीएस 3 के करीब आ जाए या 3.10 तक आ जाए तो मेरे ख्याल में एक जो है मुनासिब ईपीएस होगी। और डिविडेंड में भी ये 1 रुपये का दे सकते हैं या फिर 1.25 का डिविडेंड आप लोगों को दे सकते हैं। इंटरलूप जी, अब देखें 1 क्वार्टर इंटरलूप का जो है वो बुरा गुजरा है, 0.16 की ईपीएस आई। इंटरलूप आपका गिर गया मुकम्मल तौर पे, 74 को टच करने के बाद इंटरलूप आपका गिरा हुआ है। अब मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरलूप के अंदर, और आखिरी दिन वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है, और इंशाल्लाह यहाँ से दोबारा एक रैली आ सकती है 70 की। मतलब कि यहाँ से ये 9-10 रुपये तो ऐड कर ही सकता है, लेकिन स्टिल लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म के वाले से 60 पे बाय करें, मज़ीद नीचे आता है डिप लेता है, आप लोग इसे मज़ीद बाय करें, क्योंकि अभी तक तो ये मुकम्मल तौर पे जो है वो गिरता जा रहा है, और ब्रेकआउट इसका कहीं 70 से ऊपर जाके कहीं होगा। तो अगर जिस तरह ये गिर रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, मे बी नेक्स्ट इसका जो स्टॉप है वो आपको राउंड अबाउट 58 पे नज़र आ सकता है। 58 के बाद देन आपको अगला जो स्टॉप होगा वो 53, और देन उसके बाद 46। तो बहरहाल मेरे ख्याल में अगर ये 50 के करीब जाता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इसके अंदर एक्टिव हो जाएंगे, हर बंदा इसे बाय करने की कोशिश करेगा। वीक की आखिरी कैंडल पे तकरीबन 327 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, और अगर कैंडल की बात करें, कैंडल आपके पास हैमर पड़ी है मुकम्मल तौर पे, और देखें जी विक बिल्कुल नीचे है, बॉडी ऊपर है। अगर 1-2 कैंडल इसकी यहाँ पे और पड़ जाती हैं इसी तरह की साइडवे वाली, जैसे यहाँ पे पड़ी थी विक्स वाली, नीचे विक को ऊपर बॉडी हो, तो मेरे ख्याल में देन जल्द ही ये शेयर आपको 70 प्लस नज़र आ सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म वालों के लिए।
जिन्हें शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है वो बाय कर सकते हैं। 58 से नीचे स्टॉप लॉस एडजस्ट करके आप लोग इसे बाय ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी फिरोज़ है। फिरोज़ की ईपीएस तो अच्छी आ रही है, ठीक है, मुनासिब ईपीएस है, इतनी बुरी कोई नहीं है। पिछले साल की ईपीएस 9.20 थी, अभी पहले क्वार्टर की इनकी ईपीएस आई है 3.23, तो इस लिहाज से तो ये 12-15 की ईपीएस लेकर आ सकते हैं। अब एक और चीज़ आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है कि बोर्ड मीटिंग पे आप ही नज़र रख सकते हैं। अब मुझे जो है हर बोर्ड मीटिंग देखनी पड़ेगी कि इसकी बोर्ड मीटिंग कब है, और डिविडेंड ये मेरे ख्याल में साल में एक आधी दफ़ा ही देते हैं, और लाजमी नहीं है कि ये आपको डिविडेंड दे ही दें। इस साल उन्होंने डिविडेंड दिया है, और वजह भी यही है कि अब जो है प्राइसेस जो हैं मेडिसिन की वो फार्मा वाले खुद डिसाइड कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है, तो इसलिए ये शेयर आपका परफॉर्म ज़रूर कर सकता है। स्टॉप लॉस मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, एंट्री में आपको रिकमेंड कर देता हूँ, बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी। 2 लगातार रेड कैंडल पड़ चुकी हैं, अब ये अपनी एक सपोर्ट पे आ रहा है, और सपोर्ट इसकी कहाँ पे बनेगी जी, सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट आपकी राउंड अबाउट बन रही है 340 पे। 340 पे आप लोग बाइंग करें, और देन स्टॉप लॉस अपना जो है 335 से नीचे एडजस्ट करके रखें, और टीपी आप लोग अपना तकरीबन जो है 370 से 375 के दरमियान एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास MTL है। देखिए MTL की बोर्ड मीटिंग का मुझे नहीं पता कि बोर्ड मीटिंग MTL की कब होनी है, चलें बोर्ड मीटिंग भी देख लेते हैं MTL की कि बोर्ड मीटिंग कब है, और बोर्ड मीटिंग देख लेते हैं। और देखें अब जो है पंजाब गवर्नमेंट इनसे ट्रैक्टर ऑलरेडी बाय कर चुकी है, और मेरे ख्याल में अभी इनका नेक्स्ट जो भी क्वार्टर आएगा उस क्वार्टर में आप लोग देखेंगे कि इनकी सेल्स इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएंगी। तो ये फरवरी 12 को आई है इनकी बोर्ड मीटिंग, और ये देखते हैं जी इनकी बोर्ड मीटिंग कब है, 19 तारीख को है जी। तो जी 17 आपके पास जो है वो सोमवार होगा, 18 तकरीबन, ठीक है, ये आपका बुध को बन रही है जी। तो इसलिए अब आपने एहतियात से काम करना होगा। बुध को आपकी बोर्ड मीटिंग है, उम्मीद तो है कि इसकी ईपीएस अच्छी आएगी, सेल्स इनकी अच्छी होंगी। बोर्ड मीटिंग तो आप लोगों ने देख ली है, 19 को बुध को इनकी बोर्ड मीटिंग है। यार टाइम मैंने नहीं देखा, टाइम में भी 12 का होगा या 2:30 का होगा, 11:30 का टाइम है जी आपका। 11:30 की इनकी बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग वाले दिन आप लोगों ने एक्टिव रहना है। अब देखें कल परसों ये मेरे ख्याल में, पहले तो मैंने ये इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके रखी थी, लेकिन अभी जब मैंने इसकी बोर्ड मीटिंग देखी है तो अब मुझे आइडिया हुआ है कि बोर्ड मीटिंग इसके करीब है, तो इतनी ज़्यादा डिप नहीं लेने वाला। तो डिप कहाँ तक ले सकता है जी, 620 तक ले सकता है या फिर 600 तक ले सकता है। तो ये दो इसकी डिप हैं। 620 पे आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, और देन 620 के बाद देन ये अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है 600 पे आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप लोग अपना जो है 590 से नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन भी आप लोगों की यहीं पे ड्रा हो जाएगी, ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा है अभी तक, तो ठीक है, अभी तक तो अच्छा जा रहा है, और ट्रेंड लाइन के लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है, आप इसे बाय कर सकते हैं इंशाल्लाह अगर रिज़ल्ट इसके अच्छे आते हैं। अभी देखें इसके पहले क्वार्टर में जो रिज़ल्ट आए थे 2.40 की अर्निंग आई थी। लाजिमी बात है जब गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है तो कौन इनसे ट्रैक्टर बाय करेगा, कोई भी नहीं करेगा। हर बंदा वेट कर रहा है कि भाई गवर्नमेंट की जब स्कीम ख़त्म होगी तब हम इनसे बाय करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस क्वार्टर में इनकी ईपीएस बहुत आउटस्टैंडिंग आ सकती है, 15-16 से ज़्यादा आ सकती है, डबल भी हो सकती है। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर इन्होंने सेल्स जो हैं वो शो कर दी इस क्वार्टर में और शामिल हो गई अगर सेल, तो देन मैं तो कहूँगा कि भाई ये बहुत आराम से जो है ये ईपीएस को डबल कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। और जो माड़ी पेट्रोलियम की वीडियो है मैं बिल्कुल मिड पे यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, वो आप लोग वॉच कर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको मुकम्मल तौर पे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को उसके बारे में गाइड कर दिया है, टेक्निकल्स भी और फंडामेंटल्स भी। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोग की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मैंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी सोमवार वाले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।